चलिए जी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है HFS क्राइटेरिया। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IFRS 5 बिकॉज इसकी बुनियाद पर आप हेल्प फॉर सेल क्लासिफाई कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। सो ये जरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। सो हमारे पास हमारा हैंड आउट है, क्वेश्चन हमारा जो नोट्स हैं IFRS 5 के, प्लीज वो खोलिए और आपको नजर आएगा सामने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स और डिस्पोजल ग्रुप्स एज हेल्प फॉर सेल। तो इस हेडिंग के नीचे मैं पढ़ता हूं, an entity shall classify a non-current assets or disposal group as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. Now this is, अच्छा ये जो हम एरिया पढ़ रहे हैं ये प्राइमरली हमारे पास मौजूद है IFRS 5 के पैरा नंबर 6 से लेके 8 तक, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। टू बी क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट। नाउ द फर्स्ट इज, सबसे दो बुनियादी कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, द एसेट और डिस्पोजल ग्रुप मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन सब्जेक्ट ओनली टू यूजुअल एंड कस्टमरी सेल्स टर्म्स। सो मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। तो ये पहला हमारे पास बड़ा क्राइटेरिया है। Now the second big criteria is the sale must be highly probable. For this to be the case, बाकी इसके नीचे और हमारे पास आ रहे हैं बातें, लेकिन हम जरा पहले कर लेते हैं। Sale must be highly probable. ठीक हो गया जी। चलें, अब ये हमारे पास है IFRS 5 का क्राइटेरिया, ठीक हो गया। चलें, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो ये पहला क्राइटेरिया है विच इज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, इसके मायने एक्चुअली हैं क्या। सो मान लीजिए आप किसी एक कंपनी के CEO हैं और उसका नाम है, लेट्स सपोज उस कंपनी का नाम है पूमा, और आप जानते हैं ये एक जूते बनाने वाली कंपनी है और बड़े अच्छे जूते बनते हैं इसके। एंड यू हैव डिसाइडेड टू सेल अ बिल्डिंग, अ कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है जी। सो इस कॉर्पोरेट ऑफिस को अगर आप चाहते हैं बेचना, एज CEO एज मैनेजमेंट यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इसको बेचना है, जहां पे हम एक्चुअली आपकी पूरी सारा एम्प्लॉयज और स्टाफ अभी काम करता है, तो आपने सोचा कि इसको हम बेच देते हैं। सो नाउ देयर कुड बी टू कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर इसको बेचना का मतलब ये है कि इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसका टाइटल, पोजेशन एंड एवरीथिंग टू द न्यू बायर। सो उस बायर को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उसमें आमतौर पर जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको इसको ट्रांसफर करने में लगेगा, बिकॉज देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम योर साइड। सो इट विल टेक कस्टमरी टाइम जितना लगेगा। So in that situation, it will be treated as available for immediate sale. But मान लीजिए कि आप conditions वही हैं, you are actively looking for a buyer and you want to sell this asset. But आपने ये सोचा है कि यार जब तक हमें नई जगह नहीं मिल जाती, जो कि थोड़ी सी बेहतर होगी, हमारी बड़ी आलीशान किस्म की नई बिल्डिंग, ठीक है जी, जिसमें ज्यादा फ्लोर्स होंगे, जब तक हमें नई जगह नहीं मिल जाती उस वक्त तक हम पुरानी बिल्डिंग या पुरानी चीज को छोड़ेंगे नहीं, चाहे बायर मिल जाए जब भी मिल जाए, ठीक है। तो नई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट होने तक हमें तो यहां पर रहना पड़ेगा ना यार, हम क्या करेंगे, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन इट्स अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द सेलर एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। सुनने मेरी बात, समझ रहे मेरी बात। तो अगर ऐसा है कि यार आप किसी भी वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी आपने, मैंने आपको मिसाल दी, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है फ्रॉम द सेलर साइड कि यार मेरा अगली बिल्डिंग तैयार होगी तो मैं यहां पे जाऊंगा, तो इसका मतलब इमीडिएट सेल में अकेले अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी ना। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है। ये हमने समझ ली एक एग्जांपल। नाउ आई गिव यू अनदर एग्जांपल फॉर इमीडिएट सेल, ठीक है जी। अब सुनिए, लेट्स सपोज आपने सोचा कि यार आप अपने एक खास डिवीजन को बेचना चाह रहे हैं और वो डिवीजन है जूते बनाने का डिवीजन, लेट्स सपोज, ठीक है। अब आपने उस डिवीजन को जब बेचना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स मौजूद हों, ठीक है। अब एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स मौजूद अगर हैं, लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स मौजूद हैं जूते बनाने के, और आपने सोचा है कि यार मैं इस जूते बनाने के डिवीजन को मैं बेचना चाह रहा हूं, आपके पास बड़े सारे काम है, आपने कहा यार ये काम मुझे करना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर आप सेल कर रहे हैं विद ऑपरेशंस, इसका मतलब ये होता है कि जो बायर है, जो भी इस कंपनी को, ऑपरेशंस को या डिवीजन को अक्वायर करेगा, द डिवीजन विच इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग शूज एंड सेलिंग शूज, ठीक है। तो अगर वो ऑपरेशंस के साथ अक्वायर करता है, यानी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं वो भी उसके जिम्मे आएंगे जहेज में, ठीक है। तो अब वो भी जब उसके साथ आएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की नहीं है कि वो तमाम तर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को पहले फुलफिल करे और उसके बाद फिर बेचे।
तो if you are selling with existing with the operations, ठीक है, then you can call it as available for immediate sale because only the buyers will be willing to take all those orders with them और उसके बाद वो उनको fulfill करेंगे. But let's suppose अगर ऐसा होता है कि you are selling without operations, यानी ऑपरेशन से मुराद जहां पे जो मैंने एग्जांपल लिए वो यही है कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, you're selling with existing orders or you're selling without existing orders, इसका मतलब मेरा यही है, ठीक है. सो अगर सेलिंग, इफ यू आर सेलिंग योर जूते बनाने के ऑपरेशंस विदाउट योर ऑर्डर्स, ठीक है, यानी जूते बनाने के पूरा डिवीजन विदाउट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स, यानी इसका मतलब ये है कि आपको फिर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को फुलफिल अभी करना पड़ेगा, अदरवाइज डेफिनेटली आप अज्यूम तो यही करेंगे कि आप पहले एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को खुद सेल एग्जीक्यूट करेंगे या फुलफिल करेंगे, उसके बाद फिर आप बेच रहे होंगे. सो इफ यू आर डूइंग दैट मीन्स यू आर नॉट मेकिंग दिस डिवीजन अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल. दैट मीन्स पहले आपको ये काम करना पड़ेगा. दैट मीन्स कि आपने खुद ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है अपने ऊपर कि यार मुझे पहले तो जरा इसको, बिफोर दैट आई कैन नॉट हैंड ओवर माई डिवीजन टू somebody, some other buyer, somebody else. So for that this will not be available for immediate sale. अच्छा, मजे की बात ये है कि ये उस वक्त भी available for immediate sale नहीं होगा. Even if you have a firm commitment from a buyer. For example, कोई buyer कहता है कि यार मैं आपकी ये सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी परचेज कर लूंगा जो कि शूज बनाने वाली है, ठीक है, और लेकिन आपने कहा कि नहीं यार हमें उस वक्त तक नहीं बेचेंगे जब तक हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल ना हो जाए. तो हम पहले जरा अपने ऑर्डर्स, जो बैकलॉग ऑफ द ऑर्डर्स हैं उसको फुलफिल करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको भेज देंगे. तो हमारे पास लेट सपोज एक फर्म कमिटमेंट भी आ चुकी है बायर से. उस इवन इफ दैट इज द केस, इवन इफ यू हैव अ फर्म कमिटमेंट फ्रॉम अ बायर, even in that situation, because you have to fulfill those orders yourself and there is a restriction कि जब तक वो orders fulfill नहीं होंगे तब तक मैं आपको sell नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए they will not be available for immediate sale. And that is the same situation will apply in the first case as well. जब हमने कहा था कि यार हम उस वक्त तक अपनी बिल्डिंग सेल नहीं करेंगे जब तक हमें नई बिल्डिंग नहीं मिल जाती, हमारी कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती. सो इन दैट, इवन इन ऑल्सो इन दैट सिचुएशन, अगर कोई फर्म कमिटमेंट भी है बायर की तरफ से, इवन देन ये अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि जब तक हमारी अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं होती तब तक हम सेल नहीं कर पाएंगे. सो भले ही आपके पास फर्म कमिटमेंट हो, उसके बावजूद भी ना. नाउ वी मूव टू द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास है वो किस तरह की है जी? थर्ड एग्जांपल ऐसा है कि लेट्स सपोज आपने बोला कि यार मैं अपनी एक बिल्डिंग बेचना चाहता हूँ और वो जो बिल्डिंग है वो बेसिकली, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ काम करवाने पड़ेंगे, मुझे कुछ काम कराने पड़ेंगे, या कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, या कोई ऐसा नॉन करंट एसेट है जो आपको बेचना है, बट उसके अंदर काम बहुत बाकी. जब तक काम नहीं होता ना तब तक हम नहीं बेच पाएंगे. तो इसका मतलब, लेकिन आपको बेचना जरूर है, इंटेंशन है, आप लोकेट भी कर रहे हैं बायर को, लेकिन उसके साथ साथ अभी तक जो काम करवाने का बाकी है इसके अंदर काम मांगती है चीज, ठीक है, तो उस वक्त भी अवेलेबल फॉर सेल नहीं होगा. या फॉर इंस्टेंस ऐसा है कि अच्छा, अब इसी एग्जांपल को जरा आगे बढ़ा देते हैं कि अब आपने कहा कि चलें ठीक है, उस वक्त तक तो ये हेल्प फॉर सेल नहीं था, उस वक्त तक तो अपने जो भी I-16 के हिसाब से क्लासीफाई हो रहा था तो हो रहा था. तो मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि यार अब आपने काम खत्म करवा लिया. काम खत्म करवाने के बाद लेट सपोज ये कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, लेट सपोज, ठीक है, मान लीजिए कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग है और आपने, या कोई अपना मशीनरी है, वो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है जी. तो लेट सपोज ये प्लांट एंड मशीनरी है जिसके ऊपर आपने काम करवाना था, वो आपने करवा लिया. अब वो हेल्प फॉर सेल में चला जाएगा, ठीक है. सो इससे पहले वो I-16 में था, उसके बाद फिर ये IFRS 5 के हिसाब से क्लासीफाई होके हेल्प फॉर सेल में आ जाएगा. ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब तो हमने काम करवा लिया जो मैंने करवाना था. लेकिन अब लेट सपोज पता लगता है कि यार बिफोर देयर इज एनी फर्म कमिटमेंट फ्रॉम अ बायर, यू गेट टू नो कि यार इसमें तो डीकमीशनिंग वगैरह की भी झंझट है, तो डीकमीशनिंग भी करनी पड़ेगी इसकी, और उसको हमें डिसमेंटल भी करना पड़ेगा. तो यार इसमें तो और खर्चा हो जाएगा, मसला हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मिसाल के तौर पे, ठीक है. तो अब अगर नया खर्चा निकल आता है या नई चीज पता लगती है कि यार ये वाली रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी, लीगल रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, और इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर ये वापस पलट के अपनी पुरानी हालत में चली जाएगी. ठीक है, अभी हम जरा उसके बारे में बात करेंगे विद सम एग्जांपल्स और एंड क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम सिर्फ डिसाइड ये कर रहे हैं कि अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल से मुराद क्या है IFRS की. ठीक है जी. सो पहले केस में हमने 3 का जब पार्ट 1 था उसमें हमने क्या समझा? हमने समझा कि लेट सपोज अगर कोई काम करवाना, कोई काम मांगती है कोई चीज, प्लांट मशीनरी, तो जब तक वो काम नहीं होता तब तक अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल नहीं है.
दूसरे केस में हमने समझा कि लेट्स सपोज काम करवा भी लिया तो उसके बाद क्या हुआ, आपने इसको क्लासिफाई कर दिया इनटू IFRS 5, प्रोवाइडेड बाकी क्राइटेरिया मीट हो रहे हो, ठीक है, तो वो अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल तो हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज पता लगता है बाद में बिफोर एनी फॉर्म कमिटमेंट के यार ये तो बेसिकली इसके अंदर तो डिकमीशनिंग करनी पड़ेगी, कोई फॉर एग्जांपल हमें इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो इसके अंदर टाइम लग जाएगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट करना पड़ेगा, सो दैट शोज के स्टिल नॉट अवेलेबल फॉर सेल, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज बेसिकली the meaning of available for immediate sale with some examples that I've given to you. If you want to look at these examples in much more details and you want to read out कि कहाँ से आई है, ये आई है बेसिकली IFRS 2 IFRS 5 की पार्ट बी जो है उसके अंदर, अगर आप देखें छोटी वाली बुक पतली वाली, ठीक है, और उसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, तो ये एग्जाम्पल 1, 2 और 3 ऑफ IFRS 5 पार्ट बी, यू कैन फाइंड देम। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल से मुराद क्या होती है एंड व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज।